हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक डीप लर्निंग के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसे हम कहते हैं बैक प्रोपगेशन। तो बैक प्रोपगेशन के बारे में मैंने पहले एक छोटा सा वीडियो बना रखा है जिसका मैं लिंक डाल दूंगा। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि बैक प्रोपगेशन काम कैसे करता है। तो आप अगर बैक प्रोपगेशन अच्छे से समझ जाओगे तो आप ये समझ पाओगे कि एक न्यूरल नेटवर्क लर्न कैसे करता है। तो जैसे स्टार्टिंग में न्यूरल नेटवर्क अनट्रेन्ड होता है। तो स्टार्टिंग में जब वो अनट्रेन्ड नेटवर्क कैसे धीरे धीरे ट्रेन होता है और कैसे एक एक स्टेप करते 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 फाइनली वो न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो पाता है। तो ये इसके पीछे बिहाइंड द सीन्स मैथमेटिकली क्या होता है, वो वो होता है बैक प्रोपगेशन और उसको हम समझेंगे। नाउ ये वीडियो थोड़ा सा मैथमेटिकली हैवी होगा। नाउ रियल वर्ल्ड में आप जब अपने न्यूरल नेटवर्क को लिखोगे या कोई मॉडल डिजाइन करोगे तो उसमें आप इस इन डेप्थ मैथमेटिक्स में नहीं जाओगे, बट इसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो पहला रीज़न ये है कि मान लीजिए आपने रियल वर्ल्ड में कोई मॉडल डिज़ाइन किया और उसकी ट्रेनिंग आपने आप कर रहे हो और वो मॉडल मान लीजिए ट्रेन नहीं हो रहा है। एक पर्टिकुलर लेवल के बाद उसकी ट्रेनिंग अटक गई है। तो अगर आपके पास बैक प्रोपगेशन की नॉलेज नहीं होगी, आप नहीं बिहाइंड द सीन्स वो मॉडल के वेट्स कैसे एडजस्ट होते हैं, आपको अगर ये नहीं पता होगा तो आप फिर वो डिबग नहीं कर पाओगे। आप डिटेल में रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए बैक प्रोपगेशन की अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल है एक डीप लर्निंग एक्सपर्ट होने के लिए। मैं एक और सिंपल एनालॉजी दूं तो आजकल जो पायलट्स होते हैं जो कमर्शियल प्लेन्स चलाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्लेन वो चलाते हैं वो ऑटो पायलट पे चलती है। प्लेन अराउंड 90% ऑफ द टाइम प्लेन्स प्लेन्स चलती है वो ऑटो पायलट पे चलती है, जिसमें पायलट बस मॉनिटर कर रहा होता है और प्लेन चल रही होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पायलट को उस प्लेन के डिटेल्स पता नहीं होते हैं, बिकॉज अगर कुछ इशू आया तो पायलट कैन एनी एट एनी मोमेंट वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है और फिर वो प्लेन को अकॉर्डिंगली स्टेयर कर सकता है। तो आपको नॉलेज होनी जरूरी है। तो विद दैट बीइंग सेड, चलिए समझते हैं बैक प्रोपगेशन क्या होता है और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए हम एक डीप लर्निंग मॉडल डिजाइन कर रहे हैं जो कि नाम प्रेडिक्ट करे। तो ये कुछ नाम है जैसे राजीव, अरुण, टॉम, नेहा। तो ये जो हमारा डीप लर्निंग मॉडल है ये ऐसे ही नाम प्रेडिक्ट करे। तो हम एक बहुत ही सिंपलिस्टिक डीप लर्निंग मॉडल को डिजाइन करेंगे। तो हमारे मॉडल में जो हमारा न्यूरल नेटवर्क होगा उसमें एक इनपुट लेयर होगा जहाँ पर हम एक कैरेक्टर इनपुट में फीड करेंगे और एक आउटपुट लेयर होगा। तो एक कैरेक्टर फीड करेंगे और वहाँ पर एक कैरेक्टर आउटपुट आएगा और बीच में यहाँ पर वेट मैट्रिक्स जो होंगे वो होंगे। और जो भी आउटपुट आएगा उस पे हम एक tan h एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे और वो एक्टिवेशन फंक्शन के बाद हमारा ये फाइनल आउटपुट होगा। तो ये हमारा एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क का सेटअप है। तो अब मान लीजिए ये हमारे पास कुछ ट्रेनिंग डेटा है जिसमें हमारे पास कुछ नेम है, राजीव, अरुण, टॉम, थॉमस, जैसे टॉम, नेहा, जैसा हमने देख लिया। तो अभी इस रियल डेटा को हमें हमारे न्यूरल नेटवर्क के ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चूंकि हमारे न्यूरल नेटवर्क में एक इनपुट कैरेक्टर होगा और एक आउटपुट कैरेक्टर होगा, तो इसको हम चलिए इस फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट कैरेक्टर आर लेते हैं। अगर आर है तो आउटपुट होना चाहिए ए। अगर ए है तो आउटपुट होना चाहिए जे। अगर जे है तो आउटपुट होना चाहिए आई। अगर आई है तो आउटपुट होना चाहिए वी। वी है तो एंड विच इज डॉट, हम डॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड ऑफ नेम से। एंड देन फिर दूसरा नाम शुरू हुआ। तो यहाँ पर ये जो चार नाम थे, राजीव, अरुण, टॉम, नेहा, उसको हमने एक इस तरीके के इनपुट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। अब जैसा हमने पहले एक वीडियो में देखा था, ये जो इनपुट कैरेक्टर्स हैं आर ए जे, इसको हम एज इट इज तो न्यूरल नेटवर्क में फीड नहीं कर सकते हैं, तो हमको इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक तरीका है नंबर्स में कन्वर्ट करने का जिसको हम बोलते हैं इनकोडिंग। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे कैरेक्टर्स को इनकोड करेंगे इन नंबर्स। तो ये जो नाम है, नाम में टोटल कैरेक्टर्स ए टू जेड से नाम बनता है, तो टोटल 26 कैरेक्टर्स हो गए। और नाम के एंड डॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक और कैरेक्टर ले लेते हैं, डॉट को। तो टोटल नाम को क्रिएट करने के लिए हम जो हमारा वोकेबलरी साइज है वो होगा 27 कैरेक्टर्स का। तो हम हर एक कैरेक्टर को ए बी सी डी को हम एक वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस वेक्टर में 27 एलिमेंट्स हैं। और और ए को हमने रिप्रेजेंट किया 1, बाकी एलिमेंट 0, बी को रिप्रेजेंट किया 0 1, बाकी एलिमेंट 0। ये हमने पिछले वीडियो में देख रखा है। तो इस तरीके से हमने हर एक कैरेक्टर को एक वेक्टर में, एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया।
तो अब आप देखोगे, तो अगर तो हम पहला पहला इनपुट लेते हैं आर, तो आर के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है वो ये है। तो हम पहले इनपुट में आर वेक्टर फीड करेंगे। तो यहाँ पर 27 एलिमेंट्स हैं और ये आर है। ये जो है ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमारा, तो उसको अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी विजुअलाइज कर सकते हैं, तो ये जो इनपुट हमने पहला फीड किया, ये एक मैट्रिक हो गया x 1 क्रॉस 27, 1 रो 27 कॉलम, ये एक मैट्रिक हो गया। अब ये जो R है, ये हमारा न्यूरल नेटवर्क में वापस जाते हैं, तो यहाँ पर हम R को फीड करेंगे। तो ये हमारे इनपुट में फीड हुआ। तो R में टोटल कितने नोड्स थे? 27 थे ना। तो यहाँ पर इनपुट में 27 नोड होगा और आउटपुट में भी 27 नोड आएगा। तो हमने यहाँ पर R को फीड किया, ये वेट मैट्रिक्स है। तो जब हमने R को यहाँ फीड करेंगे तो ये एक वेट मैट्रिक्स होगा। तो और ये होगा आउटपुट y इज इक्वल टू एक्स और w का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हमने देखा x का साइज है 1 क्रॉस 27, y का भी साइज होगा 1 क्रॉस 27। तो बीच में ये जो w मैट्रिक्स है उसका साइज होगा 27 क्रॉस 27। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने देख रखा था कि अगर x है 1 क्रॉस 27, तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिक का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। तो यहाँ हम x को w से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो फाइनल मैट्रिक बनेगा, आउटपुट मैट्रिक, वो होगा 1 क्रॉस 27। तो ये हमारा आउटपुट आया, राइट, y। तो अभी क्या है कि अभी हमारा मॉडल जो है न्यूरल नेटवर्क, वो अनट्रेन्ड है। तो यहाँ पर अभी जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये हमने कुछ भी रैंडम वैल्यू रख रखा है ये 27 क्रॉस 27 मैट्रिक में। तो ये y हमें आया। तो y हमारा ये स्टेज जो है, ये हमारा ये y है। अब y में हम tan h एक्टिवेशन फंक्शन लगा रहे हैं, तो उससे हमें मिलेगा y1। तो हम एक्टिवेशन फंक्शन क्यों लगाते हैं? एक्टिवेशन फंक्शन हम लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन हमारा यूज केस क्या है। तो जैसे हमारा कई बार क्लासिफिकेशन यूज केस होता है, जहाँ पर हमें डिसाइड करना होता है कि किसी को ये डिजीज है या नहीं। तो वहां पर 0 1 इस तरीके का आपको आउटपुट चाहिए, तो वहां पर आप सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन लगा सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन यूज केस हम यहाँ पर tan h एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो एक्टिवेशन फंक्शन के लिए भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो हमने एक एक्टिवेशन फंक्शन बनाया, लगाया। उस एक्टिवेशन फंक्शन को लगाने के बाद हमारा जो आउटपुट आया y1 इज इक्वल टू tan h y। तो यानी कि y में 27 एलिमेंट्स थे, तो हर एक एलिमेंट पे हमने tan h किया, तो हमको कुछ ऐसे ऐसे वैल्यू आया। ये आप देख रहे हो tan h, ये आया। अब जो y1 आ गया हमारे पास फाइनल एक्टिवेशन फंक्शन के बाद आउटपुट, अब हमको क्या करना है कि इसको एक प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है, ताकि हम आउटपुट, जो सही आउटपुट है, उससे कंपेयर कर सकें। तो आप वापस यहाँ देखना, अगर हम आर फीड करेंगे तो एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए ए। तो चूंकि अभी हमारा मॉडल अनट्रेन्ड है, तो अभी जो आउटपुट आया है वो डेफिनेटली ए के पास नहीं होगा, वो थोड़ा सा गलत होगा। तो अ, उस लॉस को निकालने के लिए, कि एक्चुअल आउटपुट और जो हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट है उसमें जो डिफरेंस है, उसको निकालने के लिए हम पहले ये जो y1 आया है, इसको कन्वर्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं थ्रू सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। तो सॉफ्ट मैक्स फंक्शन पर भी मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, तो वो आप देख लेना। तो सॉफ्ट मैक्स फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम y1 के हर एक एलिमेंट को सबसे पहले उसका हम एक्सपोनेंशियल लेते हैं e⁻x। यानी कि यहाँ पर 1 है, तो e⁻1 हो गया 2.7, बिकॉज e की वैल्यू 2.7 होती है। तो हमने हर एक एलिमेंट का e⁻x ले लिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, हर एक एलिमेंट का यहाँ पर x ले लिया है। जो आप यहाँ देख रहे हो, ऊपर में आप देख रहे होगे यहाँ पे, ठीक है। अब जब हमारे पास x आ गया, मतलब y1 आ गया, उसके बाद हम एक और नेक्स्ट स्टेज में हम इसको हर एक एलिमेंट को पूरे वेक्टर के सम से डिवाइड करेंगे, तो ताकि हमें एक प्रोबेबिलिटी मिल जाए, और सच दैट ये पूरी जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसका सम होगा 1। तो ये नेक्स्ट स्टेज होता है सॉफ्ट मैक्स फंक्शन का। तो यहाँ पर हमने ये सारे एलिमेंट्स का सम निकाला पहले, और फिर हर एक एलिमेंट को उस एलिमेंट के वैल्यू, जो पिछले जो s की वैल्यू आई थी यहाँ पे, उसको सम से डिवाइड किया, तो हमको एक एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। तो ये हमारा हुआ प्रोबेबिलिटी। अब अब ये जो प्रोबेबिलिटी आया, इसको अब हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल वैल्यू की। तो हमने r फीड किया था, तो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी a की वैल्यू क्या है, ये सॉरी ये 1, पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी एलिमेंट 0 होने चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो वैल्यू आया है, वो आया है ये पॉइंट, पहला एलिमेंट की वैल्यू आई है 0.041, नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू आई है ये सो एंड सो। तो बट एक्चुअल वैल्यू ए होना चाहिए था, और ए के लिए इस एलिमेंट की वैल्यू
होनी चाहिए थी 1, जो आप यहाँ 1 देख रहे हो, और जो डार्क ग्रीन में आप देख रहे हो ये एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी, बट 1 की जगह यहाँ वैल्यू आई है 0.04, तो यानी कि एक लॉस हुआ, एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लॉस कहते हैं। तो स्पेशली लार्ज लैंग्वेज मॉडल जहाँ पर हम नेचुरल लैंग्वेज के यूज केसेस को डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो लॉस होता है उसको हम लॉग ऑफ नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन से लॉस निकालते हैं। तो बेसिकली ये जो एलिमेंट है, जैसे ये जो 0.041 आया, इसका हम नेगेटिव लॉग निकालेंगे तो ये हमें लॉस मिलेगा। अगेन मैं इस कॉन्सेप्ट को क्विकली रन थ्रू कर रहा हूँ बिकॉज मैंने नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड पे भी पिछले एक वीडियो बना रखा है, तो इन सब वीडियोस का मैं एक लिंक डाल दूंगा। इनकोडिंग क्या होता है, फिर सॉफ्ट मैक्स फंक्शन क्या होता है, फिर नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड लॉस फंक्शन क्या होता है, इन सब का मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो अब हमारा गोल है ये जो लॉस आया है इस लॉस को कम करना। तो कम हम कैसे करेंगे? तो ये जो वेट आया है, ये जो वेट मैट्रिक्स है 27 क्रॉस 27, इस वेट मैट्रिक्स को अब हम एडजस्ट करेंगे सच दैट जो लॉस है वो हमारा कम हो। अब ये जो वेट मैट्रिक्स 27 क्रॉस 27 है, जो अभी रैंडम वैल्यू इसके अंदर है, इसको हम रैंडमली एडजस्ट तो नहीं कर सकते हैं। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम मैथमेटिकली एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसके थ्रू हम देखेंगे कि हम इस वेट को अगर एडजस्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो हमारा लॉस कम होगा। तो इस चीज को बोलते हैं बैक प्रोपगेशन। तो हम देखेंगे मैथमेटिकली कैसे अ, ये वेट्स एडजस्ट होते हैं। ऑलराइट, तो अब हमें इस लॉस को मिनिमाइज करना है। तो ये आप पहले ये देखते हैं कि ये जो लॉस है एल, ये इज इक्वल तो दिस एल इज इक्वल टू माइनस लॉग ओ आई। तो तो यानी कि ये लॉस जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड कर रहा है ओ पे। ये जो हमने ओ डिफाइन किया यहाँ पे, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स पे डिपेंड कर रहा है विच इज ओ। अब ये जो मैट्रिक्स ओ है ये डिपेंड कर रहा है मैट्रिक्स एस पे। तो यहाँ जो हमने ये मैट्रिक्स एस डिफाइन किया विच इज ये, इस पे डिपेंड कर रहा है। अब ये जो मैट्रिक्स एस है ये इन टर्न डिपेंड कर रहा है मैट्रिक्स वाई वन पे, जो कि हमने यहाँ डिफाइन किया। वाई वन डिपेंड कर रहा है वाई पे, जो कि हमने यहाँ डिफाइन किया, एंड वाई डिपेंड कर रहा है ऑफ कोर्स एक्स पे और डब्ल्यू पे, जो कि यहाँ डिफाइन किया। तो यहाँ पर पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो लॉस है वो इनडायरेक्टली वेट पे डिपेंड कर रहा है, राइट? क्योंकि वेट से डिराइव एक्स, और मतलब वेट से ही डिराइव हो रहा है वाई, वाई से ही डिराइव हो रहा है वाई वन से डिराइव हो रहा है एस, एस से डिराइव हो रहा है ओ, और ओ से डिराइव हो रहा है एल, लॉस। यानी कि लॉस जो है वो एक फंक्शन है वेट का। तो अब लॉस को हम मतलब वेट को हम कैसे एडजस्ट करें जिससे ये लॉस मिनिमाइज हो। तो इसको समझने के लिए पहले हम एक थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं डिफरेंशिएशन का, कि डिफरेंशिएशन कैसे काम करता है। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो आप ये वाला सेक्शन आप स्किप कर सकते हो। तो अब मैं एक क्विक क्रैश कोर्स करने वाला हूँ ऑन डिफरेंशिएशन, सो प्लीज बियर विद मी। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस का, कि डिफरेंशियल कैलकुलस होता क्या है। तो मान लीजिए मेरा एक फंक्शन है कोई f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट? तो अगर मैं f को प्लॉट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ मान लीजिए ये है f और ये है मान लीजिए x। तो अगर मैं f को प्लॉट करूं तो हमें ये पैराबोला जो दिख रहा है ये इस तरीके का पैराबोला मिलेगा। तो यहाँ पर व्हाट इज डिफरेंशियल कैलकुलस डी, तो डिफरेंशियल कैलकुलस और डी एफ बाई डी एक्स, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज डी एफ बाई डी एक्स? तो अगर हम किसी भी पोजीशन लें एक्स का, तो मान लीजिए ये है x1, तो एट x1 व्हाट इज डी एफ बाई डी एक्स? तो एट x1 डी एफ बाई डी एक्स इज द, तो अगर आप x1 पे जो f की वैल्यू होगी उस पे आप एक टेंजेंट बनाओ। ये जो टेंजेंट देख रहे हो, टेंजेंट मतलब वो लाइन जो बस छू के f को उस पॉइंट पे जाए, तो वो टेंजेंट का जो स्लोप होगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, जो कि हम बोलते हैं tan थीटा, वो होता है डी एफ बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन। इसको डिफाइन करते हैं डी एफ, लाइक दिस इज डिफाइंड एज डी एफ बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन के रूल्स होते हैं बहुत सारे। तो अगर फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो डिपेंडिंग ऑन बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, बहुत सारे फंक्शन के डिफरेंशिएशन के रूल्स होते हैं। तो अभी हम उन रूल्स में नहीं जा रहे हैं, बट ब्रॉड पॉइंट ये है कि समझना कि डिफरेंशिएशन होता क्या है एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन। अब मान लीजिए ये जो फंक्शन है एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है इसका मुझे
ये डिपेंड कर रहा है x पे। तो अगर मुझे मान लीजिए x की वो वैल्यू चाहिए जिस पे ये फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो, वो मुझे वैल्यू आइडेंटिफाई करना है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? तो इस फंक्शन पे जो ये है, ये फंक्शन पे आप देख रहे हो, ये जो वैल्यू है o, इस वैल्यू पे f की वैल्यू मतलब x की वैल्यू अगर o होगी, ये या 0 होगी, तो ये फंक्शन f की वैल्यू मिनिमम होगी। तो मान लीजिए हम इनिशियली x इज इक्वल टू x1 पे हैं, तो हम कैसे पहुंचे 0 पे जिससे हमें f की मिनिमम वैल्यू मिले? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें x1, हमें इस डायरेक्शन में आना होगा, इस डायरेक्शन में हमें धीरे धीरे इस डायरेक्शन में x1 आना पड़ेगा तब ताकि हम 0 पहुंच जाएं। तो मान लीजिए एट हम अगर x1 पे हमने शुरुआत की है, तो वहां पर जो df बाई dx हो गया वो tan थीटा। यहाँ पर आप देख रहे हो थीटा, एक ये एक tan थीटा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, बिकॉज थीटा एक वुड बी समथिंग अराउंड 45 डिग्री हियर। तो तो अब हमें क्या करना होगा, हमें x को थोड़ा इधर इधर मूव करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक x2 वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू x1 माइनस df बाई dx एट x इज इक्वल टू x1। तो हमें एक x2 वैल्यू यहाँ मिलेगा, दिस वैल्यू कुड बी x2। सिमिलरली फिर हम x2 पे tan df बाई dx निकालेंगे यहाँ पे। सिमिलरली हम x2, ये हो गया हमारा x2, तो हम x2 पे df बाई dx निकालेंगे। वो जो स्लोप होगा, x2 पे जो स्लोप होगा वो कुछ इस तरीके का स्लोप होगा। तो राइट, वो होगा थीटा 2। तो आप देख रहे हो x2 पे स्लोप थोड़ा थीटा x1 पे स्लोप से, तो ये x2 पे स्लोप है, x1 पे स्लोप है, वो थोड़ा कम होगा, राइट, कम लग रहा है हमें ना। तो फिर से, बट अभी हमारा x2 मिनिमम नहीं है, तो हम फिर से क्या करेंगे, एक नया वैल्यू डिफाइन करेंगे x3 वेरिएबल। हम वापस x2 से वापस इधर जाएंगे, तो हम x3 को डिफाइन करेंगे, x3 इज इक्वल टू x2 माइनस df बाई dx एट x इज इक्वल टू x2। तो फिर हम इधर आएंगे, तो ऐसे ही हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जब हम यहाँ पहुंच जाएंगे, तब हमारा जो स्लोप होगा इस पॉइंट पे, जो df बाई dx की वैल्यू होगी 0 पे, वो लगभग 0 होगी, यानी कि वो हम मिनिमम पे पहुंच गए। तो उसके बाद अब आप आप और वैल्यू x की एडजस्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो हम मिनिमम पहुंच गए। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पहुंच पे रीच कर पाएंगे। तो यानी कि ये फंक्शन अगर f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम किसी भी रैंडम वैल्यू x1 से शुरुआत करते हैं, तो अगर हमें मिनिमम वैल्यू पे आना है, तो हम x1 पे पहले स्लोप निकालेंगे, df बाई dx एट x इज इक्वल टू x1। फिर एक नया वैल्यू डिफाइन करेंगे x2, उसको x2 विल बी x1 माइनस df बाई dx एट x इज इक्वल टू x1। यानी कि हम मतलब x1 की वैल्यू को उस स्लोप से थोड़ा माइनस करेंगे, एक नई वैल्यू पे आएंगे जो होगा x1, फिर x2, फिर x2 से हम x3 पे आएंगे, विच विल बी x2 माइनस df बाई dx एट x इज इक्वल टू x2। और ये हम प्रोसेस करते रहेंगे जब तक हम उस x0 पे पहुंच जाएं, जहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाए। तो इस आइटरेटिव प्रोसेस से हम किसी फंक्शन के मिनिमम वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब आप थोड़ा कोरिलेट कर पाओगे कि हमारा जो लॉस फंक्शन जो था अभी हमारा, जो हमने डिफाइन किया, वो लॉस इज अ फंक्शन ऑफ w, वेट्स का फंक्शन है। तो हमें बेसिकली वेट की वो वैल्यू लानी है जिसपे हमारा लॉस मिनिमम हो। तो हमें कुछ इस तरीके से ही वेट्स की वैल्यू एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो हम कोई रैंडम वेट से शुरू करेंगे, जो कि रैंडम वेट मान लो है WI। फिर हम WI को एक DL बाई DW से माइनस करते जाएंगे, और इसको हम आइटरेटिव प्रोसेस से करते जाएंगे, जिससे हमारा वेट, वो वैल्यू वेट तक हम पहुंच जाएं W0, जहाँ पे मेरा लॉस मिनिमम हो। तो ये हमें करना होगा, बट थोड़ा सा और कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझने होंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ये कहता है कि मान लीजिए मेरा कोई फंक्शन है, तो अभी जो हमने देखा था f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो बहुत सिंपल फंक्शन था, राइट, ये वाला एक बहुत ही सिंपल फंक्शन था। अब मान लीजिए मेरा एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लेते हैं। मान लीजिए मेरा एक फंक्शन है g इज इक्वल टू साइन एक्स, और एक दूसरा फंक्शन है l, वो l इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो यानी कि l इज इक्वल टू जी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे डी एल बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पर आप देखो, l जो है, l इज अ फंक्शन ऑफ g एंड g इज अ फंक्शन ऑफ x। तो l इज साइन स्क्वायर x, सो l इज अ फंक्शन ऑफ g एंड g इज अ फंक्शन ऑफ x। यानी कि l जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है वाया g। यानी कि यहाँ पर एक चेन बना हुआ है, राइट, एक चेन बना हुआ है, x से g तक एक चेन है, g से l तक दूसरा चेन है। तो हमें l को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू s। तो ये एक चेन है, तो हमको एक चेन के थ्रू डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा।
तो वो रूल ये बोलता है कि अगर आपको डी एल बाई डी एक्स निकालना है तो सबसे पहले आप डी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी साइन एक्स ये निकालो, फिर आप डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स फिर आप ये निकालो। तो साइन स्क्वायर एक्स जो है वो हो गया एल, साइन एक्स हो गया जी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी एल बाई डी एक्स जो है इज इक्वल टू डी एल बाई डी जी फर्स्ट एंड देन इंटू डी जी बाई डी एक्स। यानी कि ये हम एक एक करके करेंगे। हमें अगर मुझे डी एल बाई डी एक्स निकालना है तो सबसे पहले मैं डी एल बाई डी जी निकालूंगा, उसके बाद डी जी बाई डी एक्स। तो ये एक चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया। और ये एक काइंड ऑफ बैक प्रोपागेशन का इंट्यूशन है, यानी कि लॉस जो है जो डिफरेंशिएशन है पहले आप यहाँ प्रोपागेट कर रहे हो, फिर आप यहाँ से यहाँ प्रोपागेट कर रहे हो। ये एक, अब बस अभी आप एक इंट्यूशन समझ के रखो। तो ये होता है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब एक और कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि अभी तक तो ये जो साइन एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, ये तो एक स्केलर है, ये एक नंबर है। मान लीजिए अब हमें एक वेक्टर को डिफरेंशिएट करना है दूसरे वेक्टर के हिसाब से, तो अब क्या रूल होगा? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आते हैं डिफरेंशिएटिंग अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मान लेते हैं, मैट्रिक्स भी काइंड ऑफ मैट्रिक्स में वेक्टर को हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरा एक मैट्रिक है बी इज इक्वल टू 2 by 2 मैट्रिक है, ये है 2 क्रॉस 2, और ए बी है 2 क्रॉस 2, ये दो मैट्रिक है। मान लीजिए मुझे डी बी बाई डी ए निकालना है। तो यहाँ पर क्या हमें करना होगा कि बी के हर एक एलिमेंट, यहाँ बी में 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, और ए में भी 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। यानी इसमें हमें क्या करना होगा कि बी के हर एक एलिमेंट को ए के हर एक एलिमेंट के साथ डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो यानी कि बी में 4 एलिमेंट है, ए में 4 एलिमेंट है, तो टोटल अगर हम हर एक एलिमेंट को हर एक से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ए बाई डी इस मैट्रिक्स में टोटल हमें 16 एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, और इनका साइज होगा रफली 4 by 4, ये साइज होगा। कैसे होगा ये साइज? तो पहले हम बी का पहला एलिमेंट लेंगे B11, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे A11 से, तो ये हो गया ये। फिर बी, उसी बी के वैल्यू को B11 को हम डिफरेंशिएट करेंगे A12 से, फिर B11 को डिफरेंशिएट करेंगे A21 से, फिर B11 को डिफरेंशिएट करेंगे A22 से, तो ये B1 कंप्लीट हुआ। फिर हम B12 पकड़ेंगे, फिर B12 को डिफरेंशिएट करेंगे A11 से, और ये करते जाएंगे टिल हम सारा कर लें। फिर हम B21 पकड़ेंगे, फिर B22 पकड़ेंगे, और इन सब को डिफरेंशिएट करेंगे, करने के बाद हमें टोटल 16 एलिमेंट मिलेंगे, और ये जो डी बी बाई डी ए मेट्रिक होगा ये होगा 4 by 4। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसा अभी हमने देखा हमारे लॉस फंक्शन जो हमारा एक्चुअल न्यूरल नेटवर्क में आया, वो वहां पर हम वेक्टर्स से डील कर रहे हैं, मैट्रिक्स से डील कर रहे हैं, तो वहां हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, और मैट्रिक्स पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था। तो हमारे सिनेरियो में जैसा हमने देखा कि हमारा जो इनपुट है एक्स, वो है 1 क्रॉस 27 मैट्रिक। फिर जो हमारा वेट है वो है 27 क्रॉस 27 मैट्रिक। फिर हमारा जो y है वो है x इंटू डब्ल्यू, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन w। तो y डिपेंड कर रहा है x पे और w पे। फिर y1 जो था वो था हमारा tan y, सो y1 डिपेंड कर रहा है y पे, और y1 की जो डायमेंशन है वो थी 1 क्रॉस 27। फिर s जो है वो हो गया e x एक्सपोनेंशियल ऑफ y1, जो डिपेंड कर रहा है y1 पे, और उसकी डायमेंशन हो गई 1 क्रॉस 27। फिर o जो था दैट इज s बाई सम, जिसका डायमेंशन हो गया 1 क्रॉस 27, तो o डिपेंड कर रहा है s पे। और फाइनली जो l है वो हमारा लॉस फंक्शन था, जो था माइनस लॉग ऑफ ओ आई, यानी कि लॉस डिपेंड कर रहा है o पे, और लॉस आप देखोगे एक स्केलर है, वो एक वैल्यू है, वो वेक्टर नहीं है। तो अगर हम वही एक मैपिंग देखें तो l हमारा डिपेंड कर रहा है ओ पे, ओ डिपेंड कर रहा है एस पे, एस डिपेंड कर रहा है वाई वन पे, वाई वन डिपेंड कर रहा है वाई पे, वाई डिपेंड कर रहा है डब्ल्यू पे, और एक्स तो हमारा हम मतलब इनपुट है, तो दैट इज फाइन। तो इन अ वे हम देख सकते हैं कि एल जो है वो एक फंक्शन ऑफ वेट है। तो अब वही एग्जांपल जो मैंने अभी बात किया, हमें वेट की वो वैल्यू चूज करनी है जिससे मेरा एल की वैल्यू मिनिमम हो। तो अभी जो वेट है उसको हम एडजस्ट कुछ इस तरीके से करेंगे, डब्ल्यू आई, कोई भी हम रैंडम वेट को पकड़ेंगे और उसको हम इस तरीके से उसकी वैल्यू डिक्रीज करेंगे, डब्ल्यू आई माइनस एन, एन एक लर्निंग रेट है जिसमें मैं बाद में आऊंगा, माइनस डी एल बाई डी डब्ल्यू। और ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक हम उस डब्ल्यू जीरो पे नहीं पहुंच जाए जिसपे मेरा लॉस मिनिमम हो, जैसे हमने पहले देखा।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें वही वो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो हमने देखा पहले वही लगाना पड़ेगा, बिकॉज हम देख रहे हैं कि हमें डी एल बाई डी डब्ल्यू निकालना है। तो डी एल बाई डी डब्ल्यू के लिए हमें ये सारे चेन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे हम डी एल बाई डी डब्ल्यू निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि डी एल बाई डी डब्ल्यू का चेन रूल कैसे सेटअप होगा। तो यहाँ पर डी मैंने लिखा हुआ है डी एल बाई डी डब्ल्यू। अभी मैट्रिक्स साइज पे आता हूँ मैं। डी एल बाई डी डब्ल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं बाई चेन रूल, डी एल बाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एल बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी डब्ल्यू। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब जो डी वाई बाई डी डब्ल्यू है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको देखो, डी एल बाई डी डब्ल्यू। तो एल एक स्केलर है और वेट है एक मैट्रिक्स 27 क्रॉस 27। तो डी एल बाई डी डब्ल्यू जो होगा वो भी मैट्रिक्स बनेगा जिसपे वो जिसकी साइज होगी 27 क्रॉस 27, बिकॉज एल एक स्केलर है 1, और तो वो 1 जो वैल्यू है उसको 27 क्रॉस 27, डब्ल्यू में 27 क्रॉस 27 वैल्यूज हैं, तो उन हर एक वैल्यू से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एल बाई डी डब्ल्यू का डायमेंशन जो होगा वो होगा 27 क्रॉस 27। ठीक है। डी एल बाई डी वाई, ये जो है डी एल बाई डी वाई, तो एल अगेन स्केलर है और वाई 1 क्रॉस 27 एक वेक्टर है। तो डी एल बाई डी वाई का डायमेंशन जो होगा वो हो जाएगा 1 क्रॉस 27। अब डी वाई बाई डी डब्ल्यू, इसको हम देखते हैं डी वाई बाई डी डब्ल्यू क्या होगा। तो वाई जो है, वाई क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स और डब्ल्यू का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर आप इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, मान लीजिए y, तो इन वे इसको समझने का ये है कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू डब्ल्यू, एक मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर मान लीजिए अगर हम सिंपल स्केलर टर्म में सोचें, इफ y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स डब्ल्यू, और मुझे डी वाई बाई डी डब्ल्यू निकालना होता, तो डिफरेंशिएशन के रूल से इसकी वैल्यू आती x। ठीक है। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये स्केलर होता, तो अगर इस यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू, और x स्केलर होता है डब्ल्यू स्केलर होता, तो डी वाई बाई डी डब्ल्यू होता सिंपल x। बट अगर यहाँ पर मेरा x एक मैट्रिक्स है, वेक्टर है, w भी एक वेक्टर है, तो अगर यहाँ पर मैं डी वाई बाई डी डब्ल्यू निकालूंगा, तो वो आप समझ सकते हो कि वो एक वेक्टर होगा जो कि सम फॉर्म ऑफ x होगा, राइट। एक सम फॉर्म ऑफ x होगा, एग्जैक्ट x शायद हो या ना हो, बट एक फॉर्म ऑफ x होगा। इस एनालॉजी को आप समझ सकते हो। तो इसमें इस केस में जब आप एक्चुअली आप वर्क करके देखोगे, डी वाई बाई डी डब्ल्यू आप निकालोगे, तो वो एक मैट्रिक्स बनेगा जो होगा एक्स ट्रांसपोज। तो इस फॉर्म, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एल बाई डी डब्ल्यू को लिख सकते हैं एक्स ट्रांसपोज टाइम्स डी एल बाई, तो एक्स ट्रांसपोज टाइम्स डी एल बाई डी डब्ल्यू। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डी एल बाई डी डब्ल्यू की डायमेंशन है 27 क्रॉस 27, तो x ट्रांसपोज की डायमेंशन क्या होगी, 27 क्रॉस 1 होगी, और डी एल बाई डी वाई की डायमेंशन है 1 क्रॉस 1। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से ये सही से फॉलो होगा, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ x ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ डी एल बाई डी वाई। एक्स ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। मैट्रिक्स तो जैसे मान लीजिए आपकी कोई एक x एक मैट्रिक है, फॉर एग्जांपल इस तरीके की है 1, 2, तो एक्स ट्रांसपोज हो जाएगा, जो रोज हैं वो कॉलम में बदल जाएंगे, तो वो हो जाएगा 1, 2। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ एक्स। तो ये ट्रांसपोज जो है वो एक्स का ही फॉर्म है, जस्ट दैट हम कॉलम्स को, रोज को कॉलम में लिख रहे हैं, कॉलम्स जो है वो रोज में बदल जाएंगे। तो इसको इसका इसका डेरिवेशन आप चाहो तो कर सकते हो। आप इसका डेरिवेशन करोगे डी वाई बाई डी डब्ल्यू, तो यहाँ पर आपको ये जो यहाँ पर डी वाई बाई डी डब्ल्यू का आप डेरिवेशन करोगे, तो आप ऐसे ही पाओगे कि ये एक्स ट्रांसपोज में बदल जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ मैथमेटिक्स के, बट आप चाहो तो इसको डिराइव कर सकते हो। तो हमारा डी एल बाई डी डब्ल्यू हो गया, दैट इज इक्वल टू, इसको हम फिर से लिख सकते हैं, जो हमारा डी एल बाई डी डब्ल्यू है उसको हमने ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज टाइम्स डी एल बाई डी वाई। अब ये डी एल बाई डी वाई है, इसको हम फिर से एक चेन रूल में ब्रेक करते हैं। तो डी एल बाई डी वाई को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू डी एल बाई डी वाई वन इंटू डी वाई वन बाई डी वाई। ठीक है। अब फिर से यहाँ चेन रूल लगाएंगे, डी एल बाई डी वाई वन को हम लिख सकते हैं डी एल बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी वाई वन।
अब डी एल बाई डी एस को भी हम चेन रूल लगा देते हैं, बिकॉज एस डिपेंड्स ऑन ओ, सॉरी ओ डिपेंड्स ऑन एस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी एल बाई डी एस इज इक्वल टू डी एल बाई डी ओ टाइम्स डी ओ बाई डी एस। तो अब हमारा ये पूरा जो है ये चेन रूल यहाँ पर सेटअप हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे ये हर एक कंपोनेंट एक वेक्टर है। तो हमारा डी एल बाई डी डब्ल्यू का जो डायमेंशन है वो है 27 क्रॉस 27। एक्स टी का ट्रांसपोज का डायमेंशन हो गया 27 क्रॉस 1। मतलब x क्या था, x हमारा अब यहाँ ध्यान दो, तो ये हमारा x वेक्टर था ना, ये जो यहाँ पर था x था, ये x की का ओरिजिनल डायमेंशन था 1 क्रॉस 27। तो x ट्रांसपोज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये जो रोज हैं वो कॉलम बदल जाएंगे, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा 27 क्रॉस 1। तो x का डायमेंशन हो गया 27 क्रॉस 1, डी एल बाई डी ओ, बाकी के डायमेंशंस सेम आप तरीके से आप देख सकते हो, तो ये हो गए। तो आप इन सारे मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नेट जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो, तो यानी कि यहाँ 27 क्रॉस 1 ये वाला मैट्रिक इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर इसके कॉलम और इसके रो सेम है, तो हमें मिलेगा 27 क्रॉस 27। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर से हमें मिलेगा 27 क्रॉस 27। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 27 क्रॉस 27, और फाइनली इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 27 क्रॉस 27 मैट्रिक, जो कि इस मैट्रिक्स का डायमेंशन है। तो यानी कि ये चेन रूल हमारा सही से लिखा हुआ है, यहाँ पर डायमेंशन मैच हो रहे हैं। यहाँ पर बस एक चीज में आपको कंफ्यूजन हुई होगी, जो हमने यहाँ पर ये जो मैनिपुलेशन किया डी वाई बाई डी डब्ल्यू को हमने जो एक्स ट्रांसपोज टाइम्स ये लिखा, तो बेसिकली फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या किया, वाई जो है वो एक्स टाइम्स डब्ल्यू है। तो अगर डी वाई बाई डी डब्ल्यू आप करोगे तो वो डिफरेंशिएशन के रूल के हिसाब से एक्स का कोई फॉर्म होगा, क्योंकि हमने देखा कि वाई इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू, अगर स्केलर है तो डी वाई बाई डी डब्ल्यू एक एक्स होगा। बट अगर एक्स और डब्ल्यू मैट्रिक्स होंगे तो आप उसको डिफरेंशिएट करोगे डी वाई बाई डी डब्ल्यू से, तो वो एक एक्स का फॉर्म होगा। तो उस वो फॉर्म क्या होगा, वो आप जब वर्कआउट करोगे तो आपको ट्रांसपोज मिलेगा, और डायमेंशन को अगर हम यहाँ पर मैट्रिक्स के डायमेंशन को अगर हम यूनिफॉर्म रखेंगे, मैच करेंगे, तो हमें ये एक्सप्रेशन ही मिलेगा। तो ये एक्सप्रेशन को आप एज अ होमवर्क डिराइव कर सकते हो। तो फाइनली हमारा जो चेन रूल आया वो ये वाली ये चेन रूल आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्स टी तो हमें पता है, एक्स ट्रांसपोज हमें पता है। अब हमें ये सारे इन चारों एलिमेंट को, इन चारों वेक्टर्स को, मैट्रिक्स को कंप्यूट करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमें डी एल बाई डी डब्ल्यू मिलेगा। और फिर हमने जो डब्ल्यू की जो रैंडम वैल्यू यहाँ पे ली थी, जो भी वैल्यू हमने जो जिस वैल्यू से शुरुआत की थी, उसमें हम आइटरेट करके डब्ल्यू की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, करते जाएंगे, जिससे हमें डब्ल्यू का मिनिमम वैल्यू ना मिल जाए। तो ये स्टेप हमें बार बार करना पड़ेगा। तो अब हमने ये चेन रूल स्टैब्लिश कर लिया है, तो अब हम हर एक कंपोनेंट की वैल्यू निकालते हैं, और फिर उनको हम मल्टीप्लाई करके फिर हम डी एल बाई डी डब्ल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स टी, एक्स ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमारे एक्स की वैल्यू ये है, एक्स इज 1 क्रॉस 27। तो एक्स ट्रांसपोज क्या होगा, सिंपली इन वैल्यूज को हम एक कॉलम फॉर्म में लिख देंगे। तो एक्स ट्रांसपोज मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये दिस इज एक्स ट्रांसपोज। वो जो एक्स की वैल्यू थी उसको मैंने सिंपली कॉलम फॉर्म में यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया एक्स ट्रांसपोज। तो एक्स ट्रांसपोज हमें मिल गया। अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, ये वाला टर्म डी एल बाई डी ओ, इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने एल पे। तो यहाँ पर हमारा जो लॉस है वो जैसा हमने पहले देखा, लॉस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ये वाली वैल्यू GB5। तो यहाँ पर अगर हमें डी एल बाई डी ओ निकालना है, तो ओ में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ओ में टोटल 27 एलिमेंट्स हैं, और लॉस एक स्केलर है। तो यहाँ पर डी एल बाई डी ओ भी एक मैट्रिक्स होगा, एक वेक्टर होगा जिसका डायमेंशन होगा 1 क्रॉस 27, बिकॉज हमें लॉस को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इन सारे 27 टर्म से, पहले GB5 से, फिर GC5 से, फिर GD5 से, DL/G6, DL/GF, सॉरी GF5 एंड सो ऑन, इन सारे टर्म से हमें उसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लॉस जो है वो बस माइनस लॉग लाइकली लॉग ऑफ ये वैल्यू है GB5, यानी कि लॉस बस GB5 पे डिपेंड कर रहा है, लॉस GC5 GD5 इन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये जो लॉस है ये बस डिपेंड कर रहा है GB5 पे, पर अदर वैल्यूज लॉस डिपेंड नहीं कर रहा है। तो
अगर हम लॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा हमारा वैल्यू। तो लॉस है हमारा माइनस लॉग ऑफ ओ, और डी एल बाई डी ओ वो हो गया माइनस लॉग ऑफ एल बाई, सॉरी, माइनस डी एल बाई डी ओ आई। तो जब आई की वैल्यू वो होगी जिसकी लॉग ली गई है, तो डी एल बाई डी ओ हो जाता है माइनस वन बाई ओ, और आई की वैल्यू बाकी वैल्यूज के लिए डी एल बाई डी ओ हो जाएगा जीरो, राइट। क्योंकि जो लॉग फंक्शन होता है, आप अगर मान लो कोई फंक्शन है एफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, और अगर आप डी एफ बाई डी एक्स निकालते हो तो उसकी वैल्यू होती है वन बाई एक्स। ये एक फॉर्मूला है। तो अगर आप डी एल बाई यहाँ डी ओ आई निकालोगे तो यहाँ पर हमने क्या देखा, लॉस जो है वो बस जी बी फाइव पे डिपेंड कर रहा है। तो जब हम जी बी फाइव से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एल बाई डी ओ की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाई ओ, पर बाकी जो वैल्यूज हैं जी सी फाइव जी डी फाइव उनमें लॉस डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उनको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, आई मीन लॉस को डिफरेंशिएट करेंगे इन टर्म से, तो उसके लिए डी एल बाई डी हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये भी एक डिफरेंशिएशन का रूल होता है। अगर आप किसी कांस्टेंट को किसी वेरिएबल से डिफरेंशिएट करते हो तो वैल्यू आता है जीरो। ये डिफरेंशिएशन का रूल है। तो हमारी डी एल बाई डी ओ की अब ये वैल्यू हो गई। तो चलिए अब हम डी एल बाई डी ओ की वैल्यू निकालते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो जैसा हमने देखा, डी एल बाई डी ओ जो फर्स्ट वैल्यू के लिए माइनस वन बाई जी बी फाइव होगा, माइनस वन बाई ओ था, तो ये वैल्यू ये आ गई, और बाकी वैल्यूज के लिए ये लॉस डी एल बाई डी ओ जीरो। तो हमारा लॉस मैट्रिक्स वन क्रॉस ट्वेंटी सेवन आ गया। ठीक है, ये वाला हमारा हो गया, हमारा डी एल बाई डी ओ ये हमने निकाल लिया। अब हम चलिए हम निकालते हैं डी ओ बाई डी एस। तो अब हम ओ को डिफ्रेंशिएट करेंगे एस से। तो हमारा ओ क्या है, ओ है हमारा ये। तो ओ एस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ओ इज इक्वल टू एस बाई सम, और और ओ है हमारा वन क्रॉस ट्वेंटी सेवन एक वेक्टर है, और एस जो है वो भी हमारा वन क्रॉस ट्वेंटी सेवन एक वेक्टर है। तो आप डी ओ बाई डी एस निकालोगे तो हर एक टर्म को एस के ओ के हर एक टर्म एस से डिफरेंशिएट करना होगा, तो टोटल हमें एक मैट्रिक्स बनेगा डी ओ बाई डी एस, वो कुछ ट्वेंटी सेवन बाई ट्वेंटी सेवन बनेगा। ये डी ओ बाई डी एस मैट्रिक्स है, यहाँ निकला हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि डी ओ बाई डी एस निकलेगा कैसे। तो आप पहले हम डी ओ बाई डी एस में क्या करेंगे, जैसा हमने मैट्रिक्स डिराइवेशन का रूल देखा था, तो पहले टर्म को लेते हैं। हमें क्या करना होगा, हमें ओ का जो पहला टर्म है विच इज ये जी बी फाइव, ये जो जी बी फाइव है जिसकी वैल्यू 0.041 है, इसको हमें एस के सारे वैल्यू से डिफरेंशिएट करना होगा। यानी कि ई जेड फाइव, एफ ए फाइव, एफ पी फाइव, जब हम इन सारे से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम जी सी फाइव को, ये जो है, इसको भी हम सारे टर्म से डिफरेंशिएट करेंगे एस के। फिर जी डी फाइव को हम एस के सारे टर्म से डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब आप लिखोगे तो हमें वो ट्वेंटी सेवन कॉस ट्वेंटी सेवन मैट्रिक्स मिलेगा। तो आइए पहले हम इसको देखते हैं कि जी बी फाइव को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे एस के सारे टर्म से तो क्या वैल्यू आएगा। तो ये जो जी बी फाइव है, इस वैल्यू को पकड़ते हैं। ये जो पहला वैल्यू है ई जेड फाइव, तो जी बी फाइव क्या है, ई जेड फाइव, जी बी फाइव को हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ई जेड फाइव डिवाइडेड बाई ई जेड फाइव प्लस सम वेरिएबल, राइट। जी बी फाइव यही है ना, ई जेड फाइव डिवाइडेड बाई ई जेड फाइव प्लस सम। अब ई जेड फाइव क्या है यहाँ पे, 2.71, और डिवाइडेड बाई 2.71 प्लस ए, यानी कि जी बी फाइव को ई जेड फाइव बोथ न्यूमरेटर में भी इम्पैक्ट कर रहा है, डिनोमिनेटर में इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, जी बी फाइव ई जेड फाइव पे कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, इज इक्वल टू एस बाई एस प्लस ए। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट करते हैं जी बी फाइव को एफ ए फाइव से, दूसरे वैल्यू से, एफ ए फाइव। तो एफ ए फाइव में अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे कि जी बी फाइव को एफ ए फाइव न्यूमरेटर में इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर में तो ये इम्पैक्ट कर रहा है ई जेड फाइव। एफ ए फाइव जी बी फाइव को इम्पैक्ट कर रहा है डिनोमिनेटर में, क्योंकि जी बी फाइव है ई जेड फाइव डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो एफ ए फाइव जो है सम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन न्यूमरेटर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो अगर आप ऐसे लिखोगे जी बी फाइव को एफ ए फाइव के टर्म में, तो वो कुछ इस तरीके का होगा, इज इक्वल टू एफ ए ई जेड फाइव क्या है 2.71 डिवाइडेड बाई एफ ए फाइव है 2.72 प्लस बी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम जी बी फाइव को एफ ए
5 के टर्म में लिखें तो वो कुछ ऐसा होगा, GB5 इज इक्वल टू EZ5 डिवाइडेड बाई FA5 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि FA5 जो है वो GB5 को बस डिनोमिनेटर में इम्पैक्ट कर रहा है, न्यूमरेटर में FA5 GB5 को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि GB5 के न्यूमरेटर FA के टर्म में कांस्टेंट होगा। तो GB5 को हम FA5 के टर्म में अगर लिखें तो हम कुछ इस तरीके से जनरल टर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई S प्लस बी। S प्लस बी इनफैक्ट सम है। ठीक है, सिमिलरली GB5 को, ये जो FB5 है, ये भी बस डिनोमिनेटर में ही इम्पैक्ट करेगा, न्यूमरेटर में इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि FB5 है वो बस ये जो सम है उस सम को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर आप FB5 को चेंज कर दोगे तो सम चेंज हो जाएगा। सिमिलरली FC भी सेम चीज, तो FC, FD5, FE5, FF5, FG5, ये सारे जो वैल्यूज हैं ये बस GB5 को डिनोमिनेटर में इम्पैक्ट करेंगे, न्यूमरेटर में वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट न्यूमरेटर इन सब के लिए FA5, FB5, FC5, FD5 के लिए ये कांस्टेंट होगा EZ5 2.71। ठीक है, तो इसको अगर हम जनरल टर्म में लिखें यहाँ पर, तो जैसे हमारा O जो है, O इज इक्वल टू SI डिवाइड बाई समेशन ऑफ SK। ठीक है, तो DO बाई DS अगर हम निकालेंगे तो DOI डिवाइड बाई DSJ, और ये 27 है, ये भी 27 है, तो टोटल हमें 27 क्रॉस 27 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, when I is equal to J, then DO by DS becomes this, DS by S plus A divided by DS, I mean, so D by DS of DS by S plus A. When I is not equal to J, then it becomes D of some constant divided by S plus B, right? जो हमने यहाँ देखा, और इसका डिफरेंशिएशन आप निकालोगे व्हेन आई इज इक्वल टू जे, तो वो हमें ये वैल्यू मिलेगा, एस प्लस ए माइनस एस डिवाइड बाई एस प्लस ए होल स्क्वायर। और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा माइनस सी बाई एस प्लस बी होल स्क्वायर। और ये एस प्लस ए और एस प्लस बी इज नथिंग बट सम, राइट? एस का जो सम है वो है, सम क्या है? सम इस पूरे टर्म का जो सम है, ये जो एस की जो पूरी वैल्यू है इसका जो सम है, दैट इज एस प्लस ए एंड एस प्लस बी। तो व्हेन आई इज इक्वल टू जे, do by ds becomes sum minus s by sum square, and when I is not equal to j, uh, do by ds becomes sum minus constant by sum square। ठीक है, तो अब हम इसको अपने मैट्रिक्स में डालेंगे। तो हम पहला रो देखते हैं। तो पहले रो में GB5 के लिए जैसे देखा आपने, GB5 इस पे EZ5 पे डिपेंड कर रहा है, तो ये जो पहला वैल्यू है ये हो जाएगा GB1 माइनस EZ5 डिवाइड बाई GB1 होल स्क्वायर, ये वाला व्हेन I इज इक्वल टू S, राइट? लेकिन बाकी वैल्यूज के लिए ये क्या हो गया, एक सम कांस्टेंट EZ7 डिवाइडेड बाई GB1 होल स्क्वायर। तो इन सब के लिए आप ये देखो, ये सारे वैल्यूज के लिए DO बाई DS वही आ रहा है, EZ5 बाई एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, आई मीन EZ मतलब ये वैल्यू आ रही है माइनस C बाई सम स्क्वायर। तो इन सारे वैल्यूज में हमने वो लिखा। सिमिलरली अब आप GC5 को डिफरेंशिएट करोगे तो वहां पर GC5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इम्पैक्ट करेगा FA5। तो इसीलिए जब हम FA5 से डिफरेंशिएट करेंगे तब यहाँ भी डिफरेंशिएशन की वैल्यू GB1 माइनस FA5 डिवाइड बाई GB1 होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन जो बाकी वैल्यूज हैं आई मीन S की, उनसे डिफरेंशिएट करेंगे तो वो यही वाले इनका फॉर्म ले लेगा। तो इस तरीके से हमने, अगर हम पूरे DO बाई DS को निकालेंगे तो हमें एक 27 क्रॉस 27 मैट्रिक्स मिलेगा, कुछ इस तरीके का जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा DO बाई DS। तो ये वाला थोड़ा मैथमेटिकली हैवी था, इसको अगर आपको क्लियर ना हो तो आप इसको थोड़ा पॉज करो और इसको आप दोबारा समझो। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम O के हर एक टर्म को S के हर एक टर्म से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और हम बस ये बोल रहे हैं कि जब I इज इक्वल टू J, मतलब अ, जब O आई मीन O का जो ith वैल्यू है और वो अगर S के
मतलब व्हेन आई इज इक्वल टू जे, जे यहाँ पर एस के लिए है और आई है ओ के लिए, तो जब आई और जे बराबर होंगे तब फॉर्म तब डिपेंडेंसी कुछ इस तरीके की हो जाएगी जिसमें वो जो एस जे है वो बोथ न्यूमरेटर को भी इम्पैक्ट करेगा, डिनोमिनेटर को भी इम्पैक्ट करेगा। लेकिन व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो एस जे बस डिनोमिनेटर में इम्पैक्ट करेगा, न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट होगा। तो हमें इन दोनों टर्म को डिफरेंशिएट करना होगा और डिफरेंशिएशन का रूल आप लगाओगे तो आपको ये दोनों एक्सप्रेशंस मिलेंगे। तो हम बस व्हेन ओजे को जब एस से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम ये जो हमारा फॉर्म आया डिफरेंशिएशन का, इनको बस हम जहां जहां एप्लीकेबल है मैट्रिक्स में फिल कर रहे हैं और उससे हमें ये एक 27 क्रॉस 27 मैट्रिक्स मिला। तो अब हमने ये डी ओ बाई डी एस निकाल लिया। अब चलिए हम निकालते हैं डी एस बाई डी वाई वन। तो एस और वाई वन में क्या डिपेंडेंसी है? तो अब एस इज इक्वल टू ई एक्स पी वाई वन। तो यहाँ एस भी 27, एस में भी 27 एलिमेंट्स हैं, एक वेक्टर है 27 एलिमेंट्स का, और वाई वन में भी 27 एलिमेंट्स हैं। तो जब हम एस को वाई वन से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें, जो मैंने यहाँ डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, तो हमें एक वाई वन एक 27 क्रॉस 27 मैट्रिक मिलेगा, जो कि आप यहाँ देख रहे हो, जो मैंने यहाँ पर ये जनरेट किया है। तो अब डी एस बाई डी वाई वन क्या होगा? यहाँ भी सेम चीज़ होगा। यहाँ पर एस के हर एक एलिमेंट को हम वाई के हर एक एलिमेंट से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ भी सेम ही चीज़ हो रही है। यहाँ पर ये जो एस एस का पहला एलिमेंट लेते हैं जो कि है ई जेड फाइव। तो ये ई जेड फाइव क्या है? दैट इज इक्वल टू डी ई टू द पावर डी एक्स फाइव, यानी कि ई जेड फाइव इज इक्वल टू ई टू द पावर डी एक्स फाइव इज इक्वल टू दिस। तो यानी कि ई टू द पावर जेड बस डी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ई टू द पावर ये ई सॉरी ई जेड फाइव जो है बस डी एक्स फाइव पे डिपेंड कर रहा है। ई जेड फाइव डी वाई फाइव डी जेड फाइव डी ई ए फाइव एफ बी ई बी फाइव ई सी फाइव ई डी फाइव इन सब पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ई जेड जो है ये सिंपली डिपेंड कर रहा है डी एक्स फाइव पे। तो डिफरेंशिएशन का रूल होता है, अगर आप डी ऑफ ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स करते हो तो डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कि वो हो जाता है ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ पर सेम रूल होगा व्हेन आई, यानी कि i इज इक्वल टू जे, यानी कि i है इसके लिए s के लिए, s के लिए हम i बोल रहे हैं और y के लिए हम j बोल रहे हैं। तो व्हेन i इज इक्वल टू j, then ds divided by dy is equal to e to the power y, and when I is not equal to j, then ds by dy is equal to 0। ये एक रूल है। तो अगर आप इस तरीके से आप डिफरेंशिएट करोगे, जो कि मैंने यहाँ भी एक लिखा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो, s इज इक्वल टू डी टू द पावर y, तो डी एस बाई डी वाई इज इक्वल टू डी एस आई डिवाइड बाई डी वाई जे, और व्हेन i इज इक्वल टू j इट्स e टू द पावर y i, व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j इट इज 0। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हम ई जेड को डी एक्स फाइव से डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो हमें सेम वैल्यू मिल जाएगी ई टू द पावर एक्स, तो यानी कि ई टू द पावर वन, ई टू द पावर वन, तो 2.7 हो गया। लेकिन बाकी वैल्यूज के लिए यहाँ पर आई इज नॉट इक्वल टू जे, इन सब के लिए ये वैल्यू डी डी एस बाई डी वाई जीरो हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म एफ ए फाइव को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली एफ बी फाइव को डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई से, तो आई मीन वाई वन से रादर, तो हमें ये वैल्यू मिलेगा। तो हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल रहा है जिसमें सारे वैल्यू जीरो हैं और हमें एक डायगनली एक वैल्यू मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा डी एस बाई डी वाई वन। तो हमारा डी एस बाई डी वाई वन भी हो गया यहाँ पे, डी एस बाई डी वाई वन भी हो गया। अब हम लास्ट करते हैं अपना डी वाई वन बाई डी वाई। तो वाई वन और वाई में क्या रिलेशनशिप है? तो वाई वन जो है वो इज इक्वल टू टैन एच वाई। तो वाई वन भी 27 वन क्रॉस 27 है और वाई भी 1 क्रॉस 27 है, तो इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें फिर से 27 क्रॉस 27 मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ भी सेम चीज़, वाई वन इज इक्वल टू टैन एच ऑफ वाई, यानी कि वाई वन डी एक्स फाइव जो है वो बस सी वी फाइव पे डिपेंड करेगा, डी एक्स फाइव सी डब्ल्यू फाइव सी एक्स फाइव इन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो तो यहाँ पर भी जो डिफ्रेंसिएशन होगा उसका रूल कुछ ऐसा होगा
कि मान लीजिए y1 इज इक्वल टू tan h ऑफ y। तो अगर आप tan h ऑफ y को y से डिफरेंशिएट करते हो तो tan h में व्हेन i इज इक्वल टू j वो हमें ये वैल्यू मिलेगा। मतलब अगर आपका फंक्शन है d ऑफ tan h y डिवाइडेड बाई d ऑफ y करते हो उसकी वैल्यू आती है 1 माइनस tan h स्क्वायर y। ये डिफरेंशिएशन का रूल है। यानी कि जब i इज इक्वल टू j तब ये मिलेगा, व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j वो जीरो हो जाएगा। बिकॉज व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j देन जो y है वो yj है वो tan h को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम dx को dx5 को cv5 से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 1 माइनस dx5 होल स्क्वायर। बिकॉज tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 माइनस tan h yi होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू ये हो गई। सिमिलर बट अगर dx5 को हम cw5 cx5 cy5 से डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हमें जीरो मिलेगा। बिकॉज ये जो dx5 है इन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हमें dx5 के करस्पॉन्डिंग dy1 बाई dy ये मिल गया। सिमिलरली dy के लिए dy5 के लिए हमें ये वैल्यू ये मिल गया। सिमिलरली dz5 के लिए हमें ये मिल गया। तो ये रो मिल गया। तो ऐसे करके dy1 बाई dy हमारा ये भी एक एक सॉर्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स हो गया जहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू नॉन नेगेटिव है बट बाकी सारे वैल्यूज जीरो है। तो ये हो गया हमारा dy1 बाई dy। तो हमारा dy1 बाई dy यहाँ पर ये भी निकल गया। तो अब हमारे सारे वैल्यूज एक्स ट्रांसपोज ये निकल चुके हैं। अब हमें इन सारे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें dl/dw मिलेगा। अब हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए हैं। तो हम सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसा हमारा ये जो इक्वेशन था सबसे पहले हम एक्स टी को मल्टीप्लाई करेंगे डी एल बाई डी ओ से। तो जब हम एक्स टी हमारा एक्स ट्रांसपोज ये है। तो और एक्स टी को जब हम डी एल बाई डी ओ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मेट्रिक मिलेगा जो ये है। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी ओ बाई डी एस से। तो हमें एक्स टी इंटू डी एल बाई डी ओ इंटू डी ओ बाई डी एस वो ये है। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी एस बाई डी वाई वन से। तो अगर हम इसको डी एस बाई डी वाई वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिला। और फाइनली अगर हम डी वाई वन बाई डी वाई से उसको मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल तो हमारा फाइनल जो डी एल बाई डी डब्ल्यू है वो हमारा ये मैट्रिक है। ठीक है, ये हमारा ये मैट्रिक है। तो हमारा डी एल बाई डी डब्ल्यू निकल गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर हमने जो ये यहाँ जो लिखा था, अब हमने एक स्टार्टिंग में एक डब्ल्यू आई से शुरुआत की। तो जब हमने स्टार्टिंग में एक रैंडम वेट से शुरुआत किया था तो हमारा जो लॉस आया था वो लॉस कुछ ये आया था 1। ये नंबर आप याद रखना 1.390645 1.390645। तो मैं इसको लॉस को यहाँ लिख लेता हूँ। एल इनिशियल एल आई जो था वो था हमारा 1.390645 अब हम एल लेट से जे निकालते हैं जब हम वेट को एडजस्ट करेंगे। तो वेट को यहाँ मैंने ये जो वेट है यहाँ पर अब मैंने वेट में ये हमारा वेट मैट्रिक्स था इनिशियल। इसमें अब हमने जो हमने डी एल बाई डी डब्ल्यू आया उसको अब माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी कि हमने बेसिकली ये टर्म निकाला डब्ल्यू आई माइनस ये जो हमने यहाँ निकाला था डब्ल्यू आई माइनस एन टाइम्स डी एल बाई डी डब्ल्यू। यहाँ पर एन जो है ये एक लर्निंग रेट हम बोलते हैं। अगर आप एन को आप इससे आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी रैपिडली आपको वेट्स की वैल्यू चेंज करनी है। तो एन की वैल्यू इन जनरल अभी हम 1 रखते हैं बट इन जनरल एन की वैल्यू पीपल कीप 0.1। बट अभी बस फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन मैं एन की वैल्यू 1 रखता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखता हूँ यहाँ पे तो हमारे वेट जो हैं अब सारे वेट चेंज हो गए। अब ये नए वेट आ गए, वेट मैट्रिक्स आ गया जहाँ पर डी एल बाई डी डब्ल्यू सब्ट्रैक्ट हो गया। तो अब हम तो अभी हमने हमारे वेट का जो है वैल्यू वो अब चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब जो हमारा अब ऑब्जर्व करना वेट की वैल्यू चेंज हुई है। पहले अगर मैं एन को 0 रखूँ तो हमें इनिशियल वेट मिलेगा। देखा, आपने देखा यहाँ चेंज हुआ था। अब मैं अगर एन की वैल्यू 1 कर दूँ तो हमें
वो नया वेट मिलेगा जिसमें हमने डी एल बाई डी डब्ल्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया है वेट इनिशियल वेट में से। तो अब हमारा नया लॉस क्या है? अभी सारा फॉर्मूला इसमें शीट में लगा हुआ है, तो हमारा नया लॉस यहाँ पे कंप्यूट होगा। तो अब आप देखना, हमारा नया लॉस ये आया 1.38,995। तो हमारा इनिशियल लॉस क्या था? हमारा इनिशियल लॉस था 1.390645। अभी हमारा नया लॉस क्या है? 1.38,995। तो अब देखो हमारा लॉस जो है वो रिड्यूस हो गया। हमने एक, ये हमारा डब्ल्यू आई था, अब हमने डब्ल्यू जे निकाला। जब हमने डब्ल्यू आई में से एन, यहाँ पर एन इज इक्वल टू 1 था, टाइम्स डी एल बाई डी डब्ल्यू किया, तो हमने फर्स्ट आइटरेशन में हमारा वेट लॉस जो है वो कम हो गया, यानी कि हमारा मॉडल ने लर्न किया, हमारा मॉडल इंप्रूव हुआ। ऐसे ही करते करते हम और वेट्स को एडजस्ट करेंगे, तो फाइनली हम एक ऐसे लॉस पे पहुंचेंगे जहां पर लॉस सैचुरेट हो जाएगा। तो अब अभी हमारा लॉस कुछ मान लो ऐसा है। अगर हम लॉस फंक्शन को प्लॉट करें तो ये है लॉस और ये है डब्लू। तो स्टार्टिंग में 1.39 कुछ यहाँ था, फिर 1.38 हुआ, फिर ऐसे होते होते अगर हम आइट्रेट करेंगे तो हमारा लॉस कहीं जाके सैचुरेट हो जाएगा। तो वो जो वैल्यू आएगी डब्लू की जहाँ पर हमारा लॉस सैचुरेट हो गया, उस टाइम पे यानी कि इस मोमेंट पे हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका होगा। और उस टाइम पे हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन होकर अच्छे रिजल्ट, रिलेटिवली अच्छे रिजल्ट देगा, डिपेंडिंग ऑन जो मॉडल की लिमिटेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे न्यूरल नेटवर्क अपने वेट्स को एडजस्ट करता है, कैसे लर्न करता है। तो लर्न करने में कैसे बिहाइंड द सीन्स मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है जिससे वेट्स एडजस्ट होते हैं। तो हमने तो एक बहुत ही सिंपल एक न्यूरल नेटवर्क लिया था जहाँ पर एक इनपुट लेयर था और एक आउटपुट लेयर है। अब आप इसमें आप कितने भी कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क बना दो, उसमें आप हिडन लेयर बना दो, उसमें आप 3-4 न्यूरल नेटवर्क को एक दूसरे में इंटरकनेक्ट कर दो, अल्टीमेटली जो वेट्स का एडजस्टमेंट होगा हर एक आइटरेशन में, फंडामेंटली वो इसी कॉन्सेप्ट पे होता है। इस तरीके से ही वेट्स एडजस्ट होते हैं और इसी तरीके से आइटरेटिवली कोई भी मॉडल लर्न करता है। तो ये मतलब ये जो आज हमने सीखा, ये एक फंडामेंटल बेसिस है किसी भी न्यूरल नेटवर्क के लर्निंग प्रोसेस का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो थोड़ा मैथमेटिकली हैवी था, लेकिन एक न्यूरल नेटवर्क के लर्निंग को डीप में अंडरस्टैंड करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन बिल्ड करने के लिए ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए हो, तो आप खुद से अगर कोई न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करोगे, तो उसमें मान लीजिए कुछ ट्रेनिंग में इश्यू आया, आपके मॉडल लर्न नहीं कर रहा है, तो आप अब इस कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने के बाद आप अच्छे से डिबग कर सकते हो। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा मेरे मॉडल ने लर्न करना क्यों बंद कर दिया और मुझे क्या चेंजेस करने हैं आर्किटेक्चर में, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा।